वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। जिनका कल एग्जाम है फ्रेंड्स होमगार्ड का, उनको मास्टर माइंड ऑफ जीके की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप लोग जाए फ्रेंड्स, इत्मीनान से जाकर के एग्जाम दे, टेंशन नहीं लेना है। और ज़रूरी बात है फ्रेंड्स कि आप एग्जाम देने जाइएगा फ्रेंड्स, घर से निकलिएगा तो आप याद कर करके आपका एडमिट कार्ड ले लेना है, साथ में आईडी प्रूफ लेकर के आपको जरूर जाना है। विदाउट आईडी प्रूफ आपको एग्जाम में एंट्री नहीं लिया जाएगा फ्रेंड्स, यानी आपको एग्जाम से वंचित किया जा सकता है। तो आप अपना पहचान पत्र अवश्य लेकर के जाएं, जो भी हो, वोटर आईडी हो, ठीक है फ्रेंड्स, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, जो भी पहचान पत्र आप अवश्य लेकर करके जाएं। ध्यान से फ्रेंड्स ओएमआर शीट अच्छी तरह से भरना है फ्रेंड्स। मैं बता दिया हूँ किस तरह से भराएगा, नहीं देखें तो वीडियो देख लीजिएगा। क्योंकि फ्रेंड्स ओएमआर शीट में अगर रोल नंबर कहीं पे कुछ फोल्ड करते हैं फ्रेंड्स, तो आपका उत्तर पुस्तिका नहीं जचेगा, जिससे आपका सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो आपको फ्रेंड्स जरूरी जो बातें उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। ओएमआर शीट अच्छी तरह से भरना है और आपको लेट नहीं जाना है। 9:40 के बाद अगर जाइएगा फ्रेंड्स तो आपको एग्जाम में एंट्री नहीं होगा, इसलिए आपको वहाँ पर 9 बजे तक हर हाल में पहुँच जाए फ्रेंड्स। 9:10 तक हर हाल में आपको वहाँ पहुँच जाना है। बहुत सारे कमेंट करके पूछ रहे थे स्टूडेंट लोग कि इसमें नेगेटिव मार्क्स है या नहीं। तो इसमें नेगेटिव मार्क्स क्या है फ्रेंड्स, नहीं है। नेगेटिव मार्क्स नहीं है, इसलिए आपको सारा क्वेश्चन टच करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका लास्ट प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद कल से फ्रेंड्स आपका बिहार पुलिस का जो एग्जाम है 14 मार्च और 21 मार्च का, उसका प्रैक्टिस सेट शुरू होगा फ्रेंड्स, टेस्ट भी शुरू होगा, ठीक है। तो आपका परसों से आपका उसका भी क्लास चालू रहेगा फ्रेंड्स। ऐसे भी इसका और उसका सिलेबस दोनों सेम ही है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें 100 प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। और एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया हूँ फ्रेंड्स, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे दे दिया हूँ, जिसमें जितने भी होम गार्ड के कैंडिडेट है वो ज्वाइन कर लीजिएगा और अपने एक दूसरे से जानकारी को साझा करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और एग्जाम देने के बाद में जो जो क्वेश्चन आया फ्रेंड्स, जो याद रहेगा उसको लिख करके भेजिएगा ताकि उसका सॉल्यूशन किया जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स 100 प्रश्न को देख लेते हैं। आज का पहला सवाल देखिए आप लोग के सामने है फ्रेंड्स कि प्रकाश की गति, खाली स्थान, तो प्रकाश की गति कितनी होती है। सवाल नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। 3 × 10⁻, कितना, 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा पहला का। सवाल नंबर 2 को देखें। सवाल नंबर 2, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के दौरान बहुत मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 2 का डी हो जाएगा, वायु श्वसन, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। इसी के फलस्वरूप क्या है, बहुत मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 2 का। सवाल नंबर 3 को देखें। सवाल नंबर 3 आपका है कि जब किसी वस्तु को सी और एफ के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण में आकृति कहाँ बनेगी। तो 3 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स कहाँ बनेगी, तो सी के बाद बनेगी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 4 को देखते हैं कि धातु आघातवर्धनीय और कोमल होती है क्योंकि। जो धातु होता है वो आघातवर्णीय और कोमल होती है क्योंकि। तो 4 का जो आपका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, धातु के परमाणु की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती है, यही कारण से, ठीक है। 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा कि धातु आघातवर्धनीय और कोमल होती है क्योंकि धातु के परमाणु की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती है, यही इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट है, पूरा प्रैक्टिस सेट जरूर देखिएगा। चलिए सवाल नंबर 5 और देखिएगा फ्रेंड्स, आप आकलन करिए कि आपकी तैयारी कैसी है। आप लोग सही करते चलिएगा, कितना सही कर पाते हैं। सवाल नंबर 5 क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है, ठीक है। तो सवाल नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका सवाल नंबर 5 का हो जाएगा गैल्वेनोमीटर, ठीक है। कि निम्न में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है। जो परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है उसे क्या कहते हैं, तो आपका गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब सवाल नंबर 6 अंग्रेजी का है कि द एंटोनेम ऑफ सेकुलर। सेकुलर मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, आपको पता है, धर्मनिरपेक्ष होता है, ठीक है। सेकुलर मतलब क्या होता है, धार्मिक होता है, एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर मीन्स धर्मनिरपेक्ष होता है, तो इसका क्या होगा, उल्टा हो जाएगा फ्रेंड्स, तो रिलीजियस हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए सेकुलर को कह सकते हैं जो सभी धर्मों को समान मानने वाला को क्या कहते हैं, कह सकते हैं फ्रेंड्स सेकुलर कह सकते हैं। तो इसका हो जाएगा रिलीजियस, उल्टा होगा, एंटोनेम्स हो जाएगा। सवाल नंबर 7 को देखें, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें करेक्ट सेंटेंस कौन है, तो 20 का राइट आंसर है दिस टी टेस्ट स्वीट्स, ठीक है। यह इस चाय की स्वाद कैसा है, मीठा है। तो इसका दिस टी टेस्ट स्वीट, तो 7 का राइट आंसर बी हो गया। 8 का देखें, 8 का रहा क्या, अ डार्क हॉर्स मीन्स। अ डार्क हॉर्स मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है छुपा रिस्तम होता है।
और डार्क हॉर्स मीन्स होता है छुपा रुस्तम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर 8 का सी हो जाएगा, एन अननोन एंट्री। और डार्क हॉर्स मीन्स क्या होता है, एन अननोन एंट्री होता है। अगला सवाल को देखिए, 9 नंबर सवाल है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो सवाल नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, व्हीकल किस तरह से लिखाता है? तो व्हीकल मतलब आपको लिखाता है VEHICLE। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, व्हीकल इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, व्हाट्सएप ग्रुप में कल आप लोग क्वेश्चन जरूर सेंड करिए फ्रेंड्स। कल तो मेरा गार्डिंग है, कहीं स्कूल में एग्जाम है फ्रेंड्स, उसके लिए में बच्चे लोग का एग्जाम है मेगा सॉफ्ट वाला, तो उसमें मैं गार्डिंग में रहूँगा 3-4 बजे तक, तो शाम तक मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा सकूँगा। तो आप लोग क्वेश्चन जो आएगा फ्रेंड्स याद कर करके व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जरूर भेजिएगा। ठीक है, सवाल नंबर 9 है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसका व्हीकल इस तरह से लिखा जाएगा। सवाल नंबर 10 को देखें, सवाल नंबर 10 है कि टू डू अवे विथ रूल्स मीन्स, टू डू अवे विथ रूल मीन्स। तो सवाल नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि देखिए, टू डू अवे विथ रूल्स मीन्स होता है कि नियमों को रद्द कर देना होता है। तो इसका जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, एब्रोगेट हो जाएगा। एब्रोगेट मतलब ये होता है स्थगित करना, रद्द करना होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल आपका फ्रेंड्स मैथ का है। तो मैथ का तो फ्रेंड्स इसमें नहीं देखेंगे, लेकिन कुछ कुछ देख लेते हैं फ्रेंड्स। पहला है देखिए, एक ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो इसको देख ली किस तरह से बनेगा। तो कह रहा है फ्रेंड्स देखिए, AUCTION शब्द के अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि सभी स्वर हमेशा साथ में आए। कितने विभिन्न प्रकार से उन्हें व्यवस्थित किया जा सकता है? इसमें देखिए वॉवेल कितना है, स्वर कितना है, 1 2 3 4, AUIO ये 4 आपका वॉवेल है। ठीक है फ्रेंड्स, कितना 4 वॉवेल था। कॉन्सोनेंट कितना बच गया, 3 बच गया। ठीक है, तो एक शब्द तो आपका वॉवेल का हो गया 4 हो गया फ्रेंड्स, जैसे AUIO जब भी लिखाएगा फ्रेंड्स तो किसी न किसी रूप में ये आएगा। और आपका जो कॉन्सोनेंट कितना था, 3 था, 1 2 3 बच गया। और चौथा में जब भी लिखेगा तो ये आएगा फ्रेंड्स, तो इसका कितना है, 3 ए हो गया फ्रेंड्स, और 4 ओ हो गया। तो 3 एक इसको बढ़ा देंगे, ठीक है, तभी तो 4 लिखाएगा। तो इसका जो हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। तो 4 का फैक्टोरियल कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और इधर वॉवेल कितना है तो इसका भी फैक्टोरियल, तो दोनों को गुना कर दिया तो हो जाएगा। यानी आपको 4 का फैक्टोरियल निकालना, 4 गुने 3 गुने 2। ठीक है फ्रेंड्स, 4 गुने 3 गुने 2 ये हो गया आपका किसका, कॉन्सोनेंट का, एक बढ़ा करके निकाले हैं। और आपका वॉवेल कितना है, उसका भी 4 अंक का है फ्रेंड्स, इसका भी फैक्टोरियल 4 गुने 3 गुने 2। आप सबको गुना करिएगा फ्रेंड्स, तो आपको आ जाएगा कितना आएगा, 576 आ जाएगा। 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 तिया 72। ठीक है, 72 में 4 से गुना करिएगा, फिर 2 से गुना करिएगा, तो आपका 576 आ जाएगा। तो आपका सवाल नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैथ को छोड़ देते हैं फ्रेंड्स, आगे चलिए देखिए। 14 नंबर सवाल आपका है कि सवाल 13 हो गया फ्रेंड्स, सवाल 13 मैथ है। सवाल 14 से देखें कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। ये देखिए विश्व इतिहास से प्रश्न है। तो यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था, 14 का हो जाएगा आपका मेजनी ने किया था। किसने किया था, तो मेजनी ने यंग यूरोप की स्थापना किया था। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। ये भी आपका विश्व इतिहास से है फ्रेंड्स, आपको 10th क्लास में हिस्ट्री में पढ़ना है। तो 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जेम्स हारग्रीव्ज ने किया था। ठीक है, आपका जो ये है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला शब्द को देखें, अगला शब्द है 16 नंबर शब्द है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो क्रिया का जो मूल रूप है उसे हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर सवाल है कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। तो देखिए तद्भव और तत्सम का एक शब्द तो आपको पूछा जाएगा, इसका बता दिया था फिर से आपको, तद्भव शब्द और तत्सम में। तो तत्सम का बिगड़ा हुआ ही आपका है जो क्या है, तद्भव कहलाता है। और तत्सम होता है जो संस्कृत का शब्द होता है, उसी का बिगड़ा हुआ रूप तद्भव कहलाता है। तो देख लीजिए इसमें आपका देखिए पक्षी पतन, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। पत्ता, पत्ता है जो क्या है, तद्भव है। पत्ता का अगर तद्भव है फ्रेंड्स, इसका अगर जो तत्सम रूप कहिएगा तो इसका मतलब है पर्ण होता है। ठीक है, पर्ण याद रखिएगा, पर्ण मीन्स क्या होता है, पत्ता होता है। तो ये आप इसका तत्सम रूप हो गया पत्ता का, और पत्ता हो गया जो तद्भव हो गया। अगला सवाल को लेते आप फिर, तो सवाल नंबर 18 को देखिए। सवाल नंबर 18 है सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो उत्तरदायी किस तरह से लिखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं है। तो उपसर्ग कोई भी शब्द के पहले लगता है, तो देखिए इसमें है अकथ, कथ देखिए हटा देते हैं फिर भी कथ शब्द बनता है। अभेद इसमें भी, अचूक में भी है। आपका अनुज में नहीं है। ठीक है, अनुज में आपका है जो उपसर्ग नहीं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा द्रववाचक संज्ञा है।
द्रववाचक संज्ञा कौन सा है, फटाफट गेस करें। लिक्विड कौन है फ्रेंड्स, दूध है, हुआ ये द्रववाचक संज्ञा हो गया। अगला सवाल 21 नंबर सवाल को देखें कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। अच्छा सवाल है, देखिए 21 नंबर सवाल का। तो देखिए किसी भी अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी है वो उसकी वक्रता त्रिज्या पे निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है देखिए आपका कि एक खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक लेंस तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः एफ और एफ है। सामान्य समायोजन के लिए दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होगी, कितनी होगी फ्रेंड्स 22 का। तो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कितनी होगी, तो आपका इतनी होगी एफ बटा एफ। ठीक है, कैपिटल एफ बटा स्मॉल एफ हो जाएगा। ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका कि एफ तथा एफ है तो सामान्य समायोजन के लिए दूरदर्शी का आवर्धन क्षमता कितनी होगी, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखें। अगला सवाल आपका है कि फ्लोरेंस ट्यूब में पराबैंगनी प्रकाश दृश्य प्रकाश में बदल जाता है तो इस क्रिया में प्रकाश का तरंग दैर्घ्य क्या होगा। देखिए इस टाइप का सवाल याद कर ले, डायरेक्ट याद रखे फ्रेंड्स, पूछा जाता है। तो सवाल नंबर 23 का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ जाता है कि फ्लोरेंस ट्यूब में पराबैंगनी प्रकाश दृश्य प्रकाश में बदल जाता है तो इस क्रिया में प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। सवाल नंबर 24 को देखें कि ऊंचाई से झरने से गिरने वाले जल को झील में संग्रहित कर लेते हैं। ठीक है, इस जल की स्थितिज ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जा सकता है। यदि विद्युत उत्पादन में इस ऊर्जा का उपयोग न हो तो इस ऊर्जा का क्या होगा। देखिए किस तरह से सवाल पूछा है, अगर विद्युत ऊर्जा में न हो तो फिर क्या होगा। तो सवाल नंबर 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, उसमें ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। सवाल नंबर 24 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, उसमें ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। इसका आंसर की में आपका यही दे रहा है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 25 को देखिए, यदि दो पिंडों के, ये सब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स का, यदि दो पिंडों के बीच की दूरी दूनी कर दी जाए, याद ध्यान से सुने, दो पिंडों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रारंभिक मान का क्या होगा। सवाल नंबर 25 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स घटकर 1/4 हो जाएगा। अच्छा सवाल है कि यदि दो पिंडों के बीच की दूरी दूनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, प्रारंभिक मान का कितना, घटकर 1/4 हो जाएगा। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 26 को देखें। सवाल नंबर 26 आपका है कि यदि एक पृष्ठ पर कार्य करने वाले बल को 2 गुना तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल का आधा कर दे तो दबाव हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा। 26 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 4 गुना हो जाएगा। यदि एक पृष्ठ पर कार्य करने वाले बल को 2 गुना तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल को आधा कर दें तो दबाव हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। अगला सवाल आपका है कि वायुमंडल के दाब पर हीलियम को एकाएक दबाकर उसका आयतन आधा कर दिया जाए, उसका दाब क्या होगा। तो सवाल नंबर 27 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 2 वायुमंडल हो जाएगा। ठीक है, उसका दाब कितना हो जाएगा, 2 वायुमंडल। यहाँ पर दिया है कि वायुमंडल के दाब पर हीलियम को एकाएक दबाकर उसका आयतन आधा कर दिया जाए तो उसका दाब क्या होगा, तो 2 वायुमंडल हो जाएगा। इसका आंसर ए दे रहा है फ्रेंड्स। अब चलिए सवाल नंबर 28 को देखते हैं। सवाल नंबर 28 आपके सामने है, कह रहा है आपका कि किसी भौतिक राशि को मापकर इसे इतना द्वारा एन द्वारा व्यक्त किया जाता है जहां एन संख्यात्मक मान तथा यू मात्रक है तो सही संबंध क्या होगा। 28 का जो राइट आंसर दे रहा है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी दे रहा है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 29 को देखें कि 5 एन तथा 10 एन का परिणामी बल नहीं हो सकता है तो कितना हो सकता है और कितना नहीं हो सकता। तो नहीं हो सकता पूछ रहा है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। इसका जो 5 न्यूटन तथा 10 न्यूटन का परिणामी बल नहीं हो सकता, कितना, तो 4 न्यूटन नहीं हो सकता है। 29 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगले सवाल देखें 30 नंबर सवाल की, यदि एक वस्तु का ताप 140 डिग्री फ़ारेनहाइट है तब इसका ताप सेंटीग्रेड में क्या होगा। तो इसका फार्मूला मेरे ख्याल से आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स, ये फार्मूला जरूर याद रखिएगा, शॉर्ट में रहता है, जैसे सी बटा कितना होता है 5 होता है और इक्वल टू कितना हम करते हैं ए माइनस 32 और बटा कितना 9 करते हैं। ठीक है, ये फार्मूला है। आपको सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में बदलने का रहेगा फ्रेंड्स, तो सेंटीग्रेड का मान यहाँ पुट करिएगा तो फ़ारेनहाइट का मान निकल जाएगा। और जब फ़ारेनहाइट का को सेंटीग्रेड में बदलना रहेगा फ्रेंड्स तो यहाँ फ़ारेनहाइट का मान करिएगा तो सेंटीग्रेड निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करा 140 इसका सेंटीग्रेड में पूछ रहा है ना, तो इसको सोल्व करके देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, फार्मूला याद रखिएगा सी बटा
5 इक्वल टू F माइनस 32/9 होता है। इसी से आपको निकल जाएगा। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो कह रहा है आपका फ़ारेनहाइट दिया हुआ है फ्रेंड्स और सेंटीग्रेड निकालना है। तो फार्मूला क्या है, C/5। ठीक है, तो C तो निकालना है, तो C यहाँ 5 हो गया, बराबर F माइनस कितना बताए थे अभी, 32 बताए थे फ्रेंड्स। तो F कितना दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट आपका दिया हुआ 140 और माइनस कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करिए, सोल्व करिएगा फ्रेंड्स तो कितना आएगा, तो देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा फ्रेंड्स तो 9C बराबर हो जाएगा। ठीक है, 9C बराबर तो 140 में से 32 जाएगा तो कितना 108 हो जाएगा, यानी 108 गुना 5। ठीक है, यानी 9C बराबर कितना हो गया 108 और गुना कितना आया था फ्रेंड्स 5 आया था। ठीक है, अब काट लिए, यहाँ पर से 9 से कट जाएगा ये वाला। बरनामा कितना टोटल से होता है 12 मतलब कट गया, यानी 12 25 60, यानी C बराबर कितना आ गया 60 डिग्री सेल्सियस। यही हो जाएगा आपका टेम्परेचर सेल्सियस में ही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या इसका डी है जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये फार्मूला जरूर याद रखिएगा, C बटा कितना अभी बताया मैंने, C/5 इक्वल टू F माइनस 32 कितना 9। अब जिसका भी टेम्परेचर निकालना रहेगा आराम से निकाल सकते हैं। अगर सेंटीग्रेड दिया हुआ है फ्रेंड्स तो F का मान आ जाएगा, एफ दिया हुआ है ये पूछेगा तो जिसका पुट करिएगा उससे निकल जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला जरूर याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर अब 31 को देखते हैं। सवाल नंबर 31 आपका है कि भारत में बजटीय प्रणाली का जनक कौन है, 31 का। तो देखिए भारत में जो बजटीय प्रणाली है इसका जनक किसे माना जाता है, तो विल्सन को माना जाता है। 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विल्सन को माना जाता है। अगला है आपका कंप्यूटर शब्द में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ठीक है, तो CD का फुल फॉर्म क्या होता है, चलिए आप लोग गेस करिए फटाफट। 32 का C हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्शन नंबर C, CD यानी C फॉर कॉम्पैक्ट, D फॉर डिस्क। अगला सवाल आपका है कि मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी मंत्री पद पर कितने समय तक रह सकता है। देखिए संसद क्या करा, मंत्रिपरिषद कोई भी सदस्य, ठीक है, तो कितने, यानी कि आप न तो लोकसभा का सदस्य न तो राज्यसभा का सदस्य, फिर भी वो कितने दिन तक वो पद पर रह सकता है, मंत्री पद पर रह सकता है। तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 माह तक रह सकता है, ऑप्शन नंबर C। अगला सवाल आपका है कि भारत के उन राष्ट्रपतियों के नाम बताएं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। तो कौन कौन निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, तो 34 का हो जाएगा फ्रेंड्स आपका डॉक्टर राधाकृष्णन, M हिदायतुल्ला और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आपका ए भी निर्विरोध चुने गए थे, M हिदायतुल्ला भी चुने गए थे और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भी निर्विरोध चुने गए थे। 35 नंबर सवाल को देखिए, साइबेरिया क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। 35 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका साइबेरिया क्षेत्र में जो कोनधारी वन पाए जाते हैं। याद रखिएगा साइबेरिया क्षेत्र में कौन सा है वन पाए जाते हैं, तो आपका कोनधारी वन पाए जाते हैं। अगला सवाल देखिए 36 नंबर सवाल की निम्नलिखित में से उस सागर का नाम बताएं जो 3 महाद्वीपों को स्पर्श करता है। अच्छा सवाल है, तो कौन सा महासागर है जो आपका 3 महाद्वीपों को टच करता है। 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भूमध्य सागर है जो आपको 3 महाद्वीप को टच करता है। कौन कौन का, यूरोप को भी करता है, ये दक्षिण अफ्रीका को करता है। ठीक है, आपका उत्तर में आपका यूरोप का करता है, दक्षिण में अफ्रीका का करता है एवं पूर्व में किसका, एशिया महाद्वीप का करता है। तो याद रखिए भूमध्य सागर है जो 3 महाद्वीपों को टच करता है। सवाल नंबर 37, अस्थाई लेखा संख्या पैन की शुरुआत कब हुई थी। देखिए कभी कभी पैन का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो याद रखिए पैन का फुल फॉर्म क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। P फॉर परमानेंट, A फॉर अकाउंट, N फॉर नंबर होता है। ठीक है, इसका याद रखिएगा। हिंदी में क्या कह सकते हैं इसको, तो अस्थाई लेखा संख्या, पैन कार्ड को क्या कहते हैं, अस्थाई लेखा संख्या इसको कहते हैं। ठीक है, पैन का फुल फॉर्म अभी मैंने बताया फ्रेंड्स, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। तो कह रहा है कि आपका पैन की शुरुआत कब की गई थी, तो 37 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स आपका, देखिए इसका जो शुरुआत हुआ था पैन कार्ड का फ्रेंड्स, तो ये हुआ था आपका 1 अप्रैल 1976 में। तो 1976 इसमें कहीं पे दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ऐसे पैन कार्ड को 1 अप्रैल 1976 से इसको प्रभावी रूप से बनाया गया था। ठीक है, तो इसमें अब 1976 नहीं दिया है, इसलिए राइट आंसर आपका ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 38 को देखिए, लोथल स्थित है। तो लोथल तो सभी जानते हैं फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता से बंदरगाह पतन नगर है लोथल। ये कहाँ पड़ता है, तो आपका गुजरात में पड़ता है। और कहाँ कौन सा खाड़ी फ्रेंड्स, तो खंभात की खाड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोथल है जो आपका
खंभात की खाड़ी में स्थित है और कौन नदी के किनारे है फ्रेंड्स, तो भोगवा नदी के किनारे है। ये भी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए अब सवाल नंबर 39 को देखते हैं। सवाल नंबर 39 आपका है कि ऋग्वैदिक 10 राजाओं का युद्ध यानी 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो किस नदी के तट पर लड़ा गया था 10 राज युद्ध, फ्रेंड्स ये पूछता है हमेशा, तो याद रखिएगा ये पुरुषनी नदी के, ठीक है, पारुषनी नदी के तट पर ये लड़ा गया था, पुरुषनी नदी के। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पुरुषनी नदी, इसका जो फ्रेंड्स अभी नया नाम तो रावी नदी हो गया, लेकिन इसको पुरुषनी में ही जो रावी नदी है, ठीक है, इसका प्राचीन नाम है पुरुषनी। तो इस पूछा जाता है कि ऋग्वैदिक 10 राजाओं का युद्ध, जिसे 10 राज का युद्ध कहा जाता है, किस नदी के तट पर लड़ा गया था। आपको पुरुषनी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर आप 40 को देखें कि मृगवन, ठीक है, मृगवन सारनाथ में गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो इससे एक सवाल आपको पूछा जाएगा फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध, एक या दो सवाल बुद्ध धर्म से। तो बौद्ध धर्म के बारे में तो मैं बता दिया हूँ मास्टर वीडियो में फ्रेंड्स, संगीति कब हुआ, कैसे हुआ, किसका अध्यक्ष था, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाइएगा। और इनका जैसे कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो क्या कहते हैं, घर छोड़े तो क्या कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, पहला प्रवचन दिए तो क्या कहते हैं, ठीक है, इनकी मृत्यु हुई तो क्या कहते हैं। तो ये सब जरूर याद रखिएगा। तो देखिए प्रथम जो उपदेश दिए थे वो क्या कहलाया था, धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया था 40 का। अब महाभिनिष्क्रमण हो गया फ्रेंड्स, जब गृह त्याग की घटना किए थे वो कहा जाता था। और फिर महापरिनिर्वाण हो गया जब उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये सब का कॉन्सेप्ट क्लियर रखे, पहले बहुत बार बता चुका हूँ। एलोरा स्थित शैव के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था। और एक चीज बात बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, आप लोग टॉपिक क्लियर कर लीजिएगा अभी से, ठीक है, आपके पास बुक होगा और कहीं से भी जैसे कि टॉपिक कर लिया, जैसे कि कौन सा घास का मैदान कहाँ है, भारतीय संविधान का स्रोत कहाँ कहाँ से, किस देश से क्या लिया गया है, ये सब टॉपिक आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद में सेरिकल्चर हो गया फ्रेंड्स, आपका कल्चर है वो कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर लॉजिक कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है, विषाणु से होने वाला रोग कर लीजिएगा। खरीफ फसल और रबी फसल के बारे से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और गाजर का क्या खा जाता है, आलू का क्या खा जाता है, इससे एक प्रश्न पूछेगा। तो अभी जो समय बचा है फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट देखने के बाद में ये सब टॉपिक है जो फ्रेंड्स अब क्लियर कर ले, एक नोटबुक कर ले फ्रेंड्स, उसमें जो जो टॉपिक नहीं पढ़े हैं उसको टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। बाकी जो बताए हैं जितना इनसे पढ़े हैं फ्रेंड्स, आप लोग के माइंड में कहीं ना कहीं छुपा जरूर होगा। एग्जाम आप लोग इत्मीनान से देखिएगा, निगेटिव मार्क्स नहीं है, पूरा क्वेश्चन करके आना है। चलिए सवाल नंबर 41 है, एलोरा में स्थित शैव कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो 41 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रकूटों ने करवाया था। अगर पूछा कि एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने किया था फ्रेंड्स, तो आपको याद रखिएगा कृष्ण प्रथम ने किया था। एलोरा का जो कैलाश मंदिर है तो राष्ट्रकूट वंश के किस शासक ने किया था, तो कृष्ण प्रथम ने आपका उसका निर्माण करवाया था। और देखिए सवाल पूछा जाता है फ्रेंड्स, 2-3 सवाल इससे बन रहा है, मैं जो बता दे रहा हूँ कि अगर पूछा जाए मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ था, तो मंदिर बनाने का कला का जन्म जो हुआ था आपका गुप्त काल में ही हुआ था, ठीक है, ये आप जरूर याद रखिएगा। अगर पूछा जाए फ्रेंड्स आपका कि भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने शुरू किया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने शुरू किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अशोक, ठीक है। अब मंदिर निर्माण कला किसमें हुआ था, गुप्त काल में, याद रखिएगा। फिर आपका फ्रेंड्स सभी सब पूछा जाता है, जैसे बताता हूँ टॉपिक फ्रेंड्स, जैसे किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता था, ठीक है, किसके चित्रकारी है जो जहांगीर के शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर था। तो ये सब जो सब पहले बताया फ्रेंड्स, ये सब लोग आप लोग रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। तो सवाल नंबर 41 का जो राइट आंसर हो गया फ्रेंड्स आपका क्या, राष्ट्रकूटों ने। सवाल नंबर 42 को देखें कि किस मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगिरी से स्थानांतरित कर पाटलिपुत्र में स्थापित किया था। बहुत टॉप मोस्ट VVI सवाल है 42 का, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए मगध के किस शासक ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र किया था, तो उदयन ने किया था। और उदयन को ही फ्रेंड्स आपका पाटलिपुत्र का संस्थापक माना जाता है। अगर पूछा जाए आपको कि पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था, तो उदयन ने ही किया था। और जो पहले मगध का बिंबिसार था फ्रेंड्स, तो अपनी राजधानी कहाँ था फ्रेंड्स, उस समय उन लोग का राजधानी था आपका राजगृह में था। लेकिन बाद में आपका उदयन है जो आपका अजातशत्रु को हत्या कर करके गद्दी पर बैठा था फ्रेंड्स, और उदयन है जो राजगृह से राजधानी को स्थानांतरित कर कहाँ कर दिया था, पाटलिपुत्र कर दिया था। तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर 43 को देखते हैं फ्रेंड्स कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, ठीक है। देखिए इससे सब पूछा था, तालीकोटा युद्ध को ही राक्षसी तगड़ी या बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है, ये जरूर याद रखिएगा। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, तो आपको 1565 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1565 ईस्वी में। और ये तालीकोटा का युद्ध को ही क्या क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, राक्षसी, याद रखिएगा।
राक्षसी युद्ध भी कहा जाता है इसको, और क्या कहा जाता है, राजसीय तगड़ी, ठीक है, राष्ट्रीय तंगड़ी युद्ध, तंगड़ी या तो बन्नी हट्टी, बन्नी हट्टी, बन्नी हट्टी का युद्ध भी इसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, तालीकोटा को युद्ध को ही आपका राक्षसी तंगड़ी या बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। तालीकोटा के युद्ध के बाद से ही क्या हुआ था, फिर विजयनगर का आपका पतन हो गया था। चलिए सवाल नंबर 44 को देखें कि विश्व में अपनी तरह का पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा। अच्छा सवाल है। तो विश्व में अपनी तरह का पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य में बनाया जा रहा है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ में बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 45 को देखें। सवाल नंबर 45 आपका है कि नया मोटर वाहन संशोधन अधिनियम कब के मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन है, जो नया बना है ये, तो कौन सा पहले बना था उसमें संशोधन कर करके नया बनाया गया है। 45 का डी हो जाएगा, 1988 का, इसी में संशोधन करके नया कर करके नया मोटर वाहन संशोधन नियम बनाया गया है। अगला सवाल को देखिए 46 नंबर की। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब पलासी का युद्ध हुआ था तो उस समय मुगल सम्राट कौन था, उस समय मुगल सम्राट कौन था, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए प्लासी का युद्ध कब हुआ था, ये तो जरूर याद रखिए, हो सकता है पूछ दिया जाए। 23 जून जरूर याद रखिएगा। 23 जून कितना, 1757 ईस्वी में, 23 जून 1757 ईस्वी में आपका प्लासी की लड़ाई हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पूछा क्या जा रहा है फ्रेंड्स, अब इसमें हुआ था क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में हुआ था प्लासी की युद्ध, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि उस समय मुगल सम्राट कौन था। तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आलमगीर द्वितीय था। उस समय आपका मुगल सम्राट कौन था, तो आलमगीर द्वितीय था प्लासी की लड़ाई के समय। अगला सवाल को देखें कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया। निर्माण का प्रस्ताव 1901 में रखा गया था, तो किसके शासनकाल में, तो 46 का 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, ठीक है। लॉर्ड कर्जन, चूंकि फ्रेंड्स आपको 1899 से लॉर्ड कर्जन लेकर करके फ्रेंड्स आपका 1905 या 1906 ईस्वी तक ये रहा था, ठीक है, लॉर्ड कर्जन। अब बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। तो देखिए इस डेट से भी पकड़ सकते हैं। तो ही कह रहा है आपका कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था, तो 1901 ईस्वी में निर्माण का प्रस्ताव रखा गया था 1901 ईस्वी में, तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 48 को देखें, गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था। अच्छा सवाल है। तो कब जोड़ा गया था, तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान एक ऐसी घटना हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड्स, सभी को पता है। इसका भी कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखिएगा। और जो 1917 में चंपारण का पहला सत्याग्रह यहाँ से प्रयोग किए थे फ्रेंड्स, वहाँ पर राजकुमार शुक्ल एक किसान थे जिन्होंने बुलाए थे इनको, वो भी याद रखिएगा। तिनकठिया पद्धति के बारे में पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स, पहले मैं बता चुका हूँ। तिनकठिया विरुद्ध इसके प्रति महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। तो गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था कब, तो यही चंपारण सत्याग्रह के दौरान में। अगला सवाल 49 नंबर सवाल को देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र भू आवेशिष्ट देश कौन सा है। दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र भू आवेशित देश कौन सा है, आवेशित देश कौन सा है। तो सवाल नंबर 49 का जो राइट आंसर हो गया फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाओस हो जाएगा। दक्षिण एशिया का एकमात्र आवेशित देश कौन सा है, तो लाओस हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 50 को देखिए फ्रेंड्स, 50 नंबर है आपका कि ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली अति प्रबल एवं बर्फीली पवनों को क्या कहा जाता है। अच्छा सवाल है 50 का। तो देखिए जो ध्रुवीय क्षेत्र में चलती है बर्फीली प्रबल और बर्फीली पवन, उसको क्या कहते हैं, बर्फीली तूफान कहा जाता है। बर्फीली क्या कहते हैं, पवने या बर्फीली तूफान कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 51 नंबर कि सूर्य अस्त होते समय लाल रंग का दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, हो सकता है प्रश्न पूछ दिया जाए। तो क्या होता है, इसका कारण क्या होता है, तो ये प्रकीर्णन के कारण होता है ना। तो सवाल नंबर 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। सूर्य अस्त होते के समय लाल दिखाई पड़ता है फ्रेंड्स, और सूर्य को जब निकलता है उस समय भी लाल दिखाता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण इस तरह से होती है। 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए सवाल नंबर 52 को देखें कि कैक्टस में पाया जाने वाला कंटक होता है, क्या होता है। तो आपका 53 है,
कैक्टस में पाया जाने वाला कंटक होता है, क्या होता है, तो ये रूपांतरित क्या होता है, तना होता है। रूपांतरित तने हैं जो अपना उसमें हो जाता है, काटा के रूप में हो जाता है। यानी सवाल नंबर आपका जो 52 है फ्रेंड्स, नहीं फ्रेंड्स एक मिनट, इसका मिस्टेक हो रहा है। सवाल नंबर 52 है ना, सवाल नंबर 52 है कैक्टस में पाया जाने वाला कंटक होता है, तो ये रूपांतरित पत्तियां होता है। ठीक है, जो पत्तियां है ना, तना नहीं, सॉरी, पत्तियां है जो कंटक में रूपांतरित हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आप देखे होंगे इसमें कैक्टस में जो काटा काटा निकला हुआ रहता है, तो कैक्टस में पाया जाने वाला जो कंटक होता है फ्रेंड्स, वो रूपांतरित पत्तियां होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा फ्रेंड्स। इसका मैं चेक कर लिया फ्रेंड्स, यही इसका राइट आंसर, रूपांतरित पत्तियां होता है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बार ये रिपीट हुआ एग्जाम में। अगला है फ्रेंड्स आपका सदाबहार वन पाए जाते हैं, किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो जहां अधिक वर्षा होती है फ्रेंड्स, विषुवतीय क्षेत्र में सब दिन वर्षा होती रहती है यहाँ पर। और यहाँ पर विषुवतीय क्षेत्र या भूमध्य सागरीय पृष्ठ है जो रसदार फलों के लिए, खट्टे फलों के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो सदाबहार वन पाए जाते हैं कहाँ, विषुवतीय क्षेत्र में आपको सदाबहार वन पाए जाते हैं। 54 नंबर सवाल को देखें कि चिकित्सकीय शिक्षा में सुधार हेतु अगस्त 2019 में निम्न में से किसका गठन किया गया था। यानी चिकित्सा के क्षेत्र में सुधार हेतु 2019 में किसका गठन किया गया था, तो 54 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, नेशनल मेडिकल कमीशन का गठन किया गया था। अगला सवाल को 55 नंबर सवाल देखें कि पाक जल संधि कहाँ स्थित है। तो पाक जल संधि आपको कहाँ है, 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और श्रीलंका के मध्य है। ठीक है, पाक जल संधि या पाक जल डमरू भी कह सकते हैं। तो पाक जल संधि कहाँ स्थित है, तो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। स्टोरेज बैटरी में कौन सी धातु का प्रयोग होती है, 56 का राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, लेड का प्रयोग होता है, शीशा का। स्टोरेज बैटरी में कौन सी धातु प्रयोग होती है, लेड का प्रयोग होता है। अगला सवाल आपका फ्रेंड्स कि प्रोटीन संश्लेषण होता है कहाँ होता है, 57 का हो जाएगा आपको राइबोसोम में। राइबोसोम को ही प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, याद रखिएगा। राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो सब याद रखिए फ्रेंड्स। WBC का जन्मदिन कितना होता है, जन्म काल होता है फ्रेंड्स, जीवन काल कितना होता है, याद रखिएगा 3 से 4 दिन होता है फ्रेंड्स। और आपका RBC का जीवन काल कितना होता है, तो आपको लगभग 120 दिन होता है। तो सबका पढ़ाया हुआ है फ्रेंड्स, सब आप लोग रिविजन करें। तो प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, तो राइबोसोम में होता है, इसलिए इसको प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया बता दिए फ्रेंड्स। आगे है आपका 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। तो 58 का क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, तो राजीव कुमार है जो उपाध्यक्ष हैं। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे ना चकारी पंछी करे ना काम के रचयिता कौन है। कह रहा है आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे ना चकारी पंछी करे ना काम के रचयिता कौन है, तो 59 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मुल्क दास है। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। चलिए बहुत बार पूछा है, फटाफट गेस करें, राइट आंसर क्या होगा इसका। देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था क्या फ्रेंड्स, उनका मूल नाम मूल शंकर ही था। ठीक है, क्या था, मूल शंकर। इन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किए थे और सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखे थे जो संस्कृत भाषा में था। तो ये भी जरूर याद रखिए, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक यही है। इनका बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर नाम था। अगला सवाल को देखिए, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखी गई है, सबको पता होगा, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। अगला सवाल 62 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है। 62 का क्या हो जाएगा, यानी देखिए क्वेश्चन घुमाता है सीधा सीधे फ्रेंड्स की जो मौलिक अधिकार है जो कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से, तो अमेरिका के संविधान से आपको लिया गया है। इससे तो आपको 1 या 2 प्रश्न आपको जरूर पूछा जाएगा फ्रेंड्स, कहाँ से क्या लिया गया है। तो मौलिक अधिकार एक बार फिर से थोड़ा रिपीट कर देता हूँ फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है और अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना लिया गया है। लेकिन प्रस्तावना की भाषा अगर जो रहेगा फ्रेंड्स, तो कहाँ से हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा। समवर्ती सूची हो जाएगा तब कहाँ से हो जाएगा आपको यहीं से हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से ही हो जाएगा। तो इसका और आयरलैंड से क्या लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब आप लोग जरूर याद कर लेगा सबका। चलिए सवाल नंबर 63 को देखिए, राज्यसभा के सदस्य के लिए आयु संबंधी अर्हता क्या आए थे, हो सकता है सवाल पूछ दिया जाए। चलिए गेस करें, 63 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बी हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्य की आयु कितना होनी चाहिए, कम से कम तो 30 वर्ष होना चाहिए। और लोकसभा कितना हो जाएगा, 25 वर्ष हो जाएगा, याद रखिएगा। उसी तरह से विधान परिषद के कितना हो जाएगा आपका, 30 से हो जाएगा फ्रेंड्स। और विधानसभा का कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 64 को देखें,
राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है। राष्ट्रपति किसके सलाह पर? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर ही करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला सवाल है आपके निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा के 15 एवं राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं? बताइए फ्रेंड्स, ये सब प्रश्न कितना बार मैं बता चुका हूँ। चलिए फटाफट गेस करें, इसका क्या होगा? 65 का क्या हो जाएगा इसका? कि निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा के 15 एवं राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं? तो लोकलेखा समिति में होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन देखिए 65 का जो आपका राइट आंसर दे रहा है फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? आपका लोकलेखा समिति ना, लोकलेखा समिति में होता है, यानी 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ठीक है, बी होगा ही फ्रेंड्स। किस समिति में? तो लोकलेखा समिति में कितना होता है? 15 होता है जो लोकसभा का, और 7 होता है जो कितना का होता है आपका? 7 सदस्य होता है जो कहाँ को? राज्यसभा का होता है। लेकिन प्राक्कलन समिति में अगर जो पूछ दिया फ्रेंड्स, तो उसमें सिर्फ लोकसभा का होता है। टोटल कितने? 30 सदस्य होते हैं। तो दोनों पहले, इसके पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ फ्रेंड्स। तो 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लोकलेखा समिति में होता है। 15 + 7 टोटल कितना हो गया? 22 होते हैं। सवाल नंबर 66 को देखें, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किस के द्वारा मंजूर किया जाता है? 66 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, विधानमंडल के द्वारा। गवर्नर मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स? आपका राज्यपाल हो गया। तो ही राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो सवाल नंबर जो 66 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अध्यादेश विधानमंडल के द्वारा जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर विधानमंडल के पूछेगा फ्रेंड्स, तो विधानमंडल के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, ठीक है। विधानमंडल के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। एक होता है विधान परिषद, दूसरा हो गया आपका विधानसभा, और तीसरा हो गया राज्यपाल। तीनों मिलाकर के ही आपका ये विधानमंडल बनता है। जैसे संसद बनता है 3 मिल से, उसी तरह से। 67 नंबर सवाल को देखिए कि निम्नलिखित में से वह वर्ग कौन है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? ऐसा सवाल पूछा जाता है। तो 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लेनदार को। निम्नलिखित में से वह कौन है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लेनदार। 68 नंबर सवाल आपका फ्रेंड्स, दलाल स्टेट कहाँ स्थित है? ठीक है, शेयर बाजार से संबंधित है, तो कहाँ हो जाएगा? 68 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, यानी मुंबई में स्थित है। अगला सवाल देखिए मैथ से फ्रेंड्स, इसको चलिए रहने दीजिए, जीके जीएस देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर है सवाल नंबर 76 है कि निम्न में से कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो देखिए कौन सा नहीं है? सभा आपका है, कक्षा भी है, भीड़ भी है, दौड़ है, जो इसका नहीं होगा। सवाल नंबर 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 76 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दौड़ है जो आपका, ये आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है। 77 नंबर सवाल है कि वह आप ही चला गया, यहाँ आप सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? आप देखिए मैं इसके पहले बहुत बार बता चुका हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो कौन सा सर्वनाम है? वह आप ही चला गया, वह आप ही चला गया, यहाँ आप सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? तो ये पुरुषवाचक का हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, उसने कटोरा भर दूध, 76 देख लें फ्रेंड्स हम लोग, ठीक है। 76 का, 77 का देखे अभी ना, 77 का ए हो गया। 78 का देखें कि उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में कौन सा अवयव है? 78 का क्या हो जाएगा आपका? कौन सा अवयव है? 78 का हो जाएगा आपका भर, ठीक है। उसने कटोरा भर दूध पिया, यानी भर, यहाँ ये भर है जो अवयव हो गया। अगला है विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? 79 का राइट आंसर विचित्र का हो जाएगा आपका विलक्षण हो जाएगा, ठीक है। विचित्र का पर्यायवाची समानार्थी है, विलक्षण हो जाएगा। 80 नंबर सवाल को देखें कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, निम्न में से कौन सा भेद गलत है? तो चलिए 80 का बताएं। तो क्या होता है? तत्सम होता है, तद्भव होता है, और विदेशी होता है, ठीक है। तो कह रहा क्या सवाल कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, निम्न में से कौन सा भेद गलत है? 80 का, ठीक है। तो देखिए कौन कौन होते हैं फ्रेंड्स? तत्सम होते हैं, तद्भव होते हैं, उसके बाद में देशज होते हैं, और विदेशज होते हैं, यौगिक नहीं होते हैं। ये आपका है जो उत्पत्ति के आधार पर नहीं होते। तो चारों को याद रखिएगा। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद किए गए हैं, वो कौन कौन है? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, और यौगिक आपका नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था?
तो देखिए रेशम मार्ग का जो आरंभ होता था फ्रेंड्स आपका चाइना से होता था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे फ्रेंड रेशम मार्ग का संबंध किस वंश से था, तो याद रखिएगा ये कुषाण वंश से था। किस वंश से? तो कुषाण वंश से संबंधित था आपका ये रेशम मार्ग। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला है कि 82 नंबर सवाल, पेरिस शांति सम्मेलन में सेवर्स की संधि किसके साथ की गई? तो 82 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर तुर्की के साथ की गई थी। 83 अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ स्थापित किया गया था किसके द्वारा? 83 का, तो आपको पता है फ्रेंड्स दलितों के हितकारी करते थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी ऑप्शन नंबर ये है अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा आपको किया गया था। 83 नंबर सवाल देख लें फिर। सबसे 84 नंबर सवाल आपके सामने है, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। चलिए इसका आंसर फटाफट सही करिए। दूध उत्पादन से होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। 85 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबी रेल मार्ग पर चलती है? तो देखिए पहले तो कुछ था फ्रेंड्स, लेकिन वर्तमान में कौन है फटाफट गेस करें। तो 85 का क्या हो जाएगा? विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, विवेक एक्सप्रेस है जो सभी लंबी रेल मार्ग पर चलती है। और ये विवेक एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ चलती है फ्रेंड्स? तो आपका ये डिब्रूगढ़ से कहाँ चलती है? डिब्रूगढ़ से आपका कन्याकुमारी तक चलती है। डिब्रूगढ़ से कितना? कन्याकुमारी तक। इसका टोटल दूरी कितना तय करती है? तो आपका 4200 किलोमीटर के तय करती है। तो याद रखिएगा सबसे लंबा दूरी चलने वाला विवेक एक्सप्रेस हो गया है। 86 ग्लोब पर भारत की स्थिति किन उत्तरी अक्षांशों के बीच है? अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, याद कर ले, हो सकता है पूछा जाए कि कितना फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। क्या कर रहा है फ्रेंड्स कि ग्लोब पर भारत की स्थिति किन उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित है? तो आपका 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट के बीच स्थित है। अगला सवाल को देखें। अगला सवाल है, इनमें से कौन मिट्टी के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? बहुत इंपॉर्टेंट 87 का। तो इनमें कौन मिट्टी पौधों के लिए सबसे उपयुक्त होती है? तो पौधों के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी क्या होता है? गेस करें। उसको हम लोग क्या कहते हैं? दोमट मिट्टी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। दोमट अर्थात मध्यम आकार के कणों वाली मिट्टी, दोमट मिट्टी। ठीक है, अब दोमट मिट्टी को क्या जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा यही मिट्टी पाया जाता है। अगर पूछे भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन है, तो आपका ये जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी है। और यही मिट्टी है जो पौधों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। अगला फ्रेंड्स, नारियल, काजू और रबर के पेड़ अधिक कहाँ मिलते हैं? किस क्षेत्र में मिलते हैं? 88 का सी हो जाएगा। मलबार तटीय क्षेत्र में आपका नारियल, काजू और रबर के पेड़ मिलते हैं। 88 का सी हो जाएगा। 89 को देखें। 89 है कि आपका पौधों को सबसे अधिक जल किस मिट्टी से प्राप्त होता है? अच्छा सवाल है ये भी। तो देखिए इसका जो चिकनी मिट्टी से होता है। ठीक है, चिकनी मिट्टी से है जो पौधे को अधिक जल प्राप्त, क्योंकि इस मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। पूछा जाएगा कि किस मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है, तो चिकनी मिट्टी में होती है। चलिए 89 हो गया फिर। अब चलिए सवाल नंबर 90 से देखते हैं। सवाल नंबर 90 आपका है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन कौन है? चलिए अच्छा सवाल है 90 का। तो देखिए भारत के जो पूर्वी तट पर पतन या बंदरगाह है फ्रेंड्स, वो क्या पारदीप और हल्दिया जो पूर्वी तट पर आपका स्थित है। ठीक है, और ये पारदीप बंदरगाह जो कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है, ये भी आप जरूर याद रखिएगा। और हल्दिया पतन है जो कहाँ पड़ता है? तो ये पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। कभी कभी पूछा जाता है पारदीप कहाँ है? आपका उड़ीसा में है। और हल्दिया कहाँ है? जो पश्चिम में है। ठीक है, कांडला का पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो कांडला है जो क्या है? जवारीय बंदरगाह है। कांडला है जो आपका कैसा बंदरगाह है? तो जवारीय बंदरगाह है। ठीक है, कांडला पतन जो कहाँ पड़ता है? तो आपका गुजरात में पड़ता है। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिए। तो यहाँ सवाल क्या पूछा गया था आपका कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन कौन कौन है? तो पारदीप और हल्दिया। पारदीप आपका उड़ीसा में हो गया, हल्दिया कहाँ हो गया? आपका पश्चिम बंगाल में हो गया। चलिए 91 को देखें। 91 सवाल है, निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है? किसका घनत्व जल की से कम होगा? 91 का ये कॉर्क का होता है। ठीक है, कह रहा है कि किसका घनत्व? तो कॉर्क का घनत्व है जो जल के घनत्व से कम होता है। 92 को देखें। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम प्राप्त करता कौन है? तो सबसे पहले आपका विश्वनाथन आनंद को शतरंज खिलाड़ी इनको दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इससे संबंधित दो और बता देता हूँ। फिर पूछा जाता है कि राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार है कब शुरुआत हुआ था? तो ये कब हुआ था फ्रेंड्स? 1992 में। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको 1991-92 देगा, मुख्य रूप से 1992 में हुआ था फ्रेंड्स। और ये पहले इसको है जो फ्रेंड्स कितना 7.5 लाख रुपया दिया जाता था,
लेकिन अभी बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, तो इसमें अभी 25 लाख रुपया दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार में का शुरुआत 1961 में हुआ था, अर्जुन पुरस्कार का। उसमें पहले 5 लाख दिया जाता था, लेकिन अभी इसमें जो पुरस्कार राशि बढ़ा करके कितना कर दिया, 15 लाख किया। तो ये नया हुआ है फ्रेंड्स, जरूर याद रखिएगा। अर्जुन पुरस्कार 1961 से शुरू हुआ था, और राजीव गांधी फिर आपका 1991 या 92, ठीक है, 91-92 से शुरू हुआ था। राशि भी बता दिए फ्रेंड्स, एक का 15 लाख है अर्जुन का, और राजीव गांधी का कितना, 25 लाख हो गया। 93 को देखें, गन्ना सामान्यतः उगाया जाता, अच्छा सवाल है 93 का। तो देखिए कटे हुए टुकड़े के जाते हैं फ्रेंड्स, जो गन्ना के कैसे बोया जाता है, उसको कटे हुए टुकड़े को रोप देते हैं। अगला सवाल है आपका कि जब बल विस्थापन खाली स्थान होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। अच्छा सवाल देखिए फ्रेंड्स, ये भी 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बल की विपरीत दिशा में होता है। जब बल विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। अगला सवाल 95 को देखें, उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है, ठीक है। तो 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, हीलियम को रखा गया है फ्रेंड्स, ठीक है। इसको रखा गया है हीलियम का। इसे अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स, 6 है, बताए थे आप लोगों में, ठीक है। क्रिप्टन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया, आर्गन हो गया, तो इसके टोटल संख्या कितना है, 6 है अक्रिय गैस का। अक्रिय गैस को ही आपको नोबेल गैस भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और आपका नोबेल गैसों की संख्या कितनी है, तो 6 है, यानी अक्रिय गैस की संख्या कितनी है, तो 6 है। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स, अंग्रेजी का है, कह रहा है फ्रेंड्स कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल मोडाल्स, ठीक है। यहाँ पर कौन सा मोडाल भरा जाएगा, 96 का। तो 96 में कह रहा है द स्काई इज क्लाउडली, इट माइट बी रेन, पॉसिबिलिटी हो रहा है फ्रेंड्स, तो इट माइट बी रेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 96 का राइट आंसर हो जाएगा कि आकाश है जो बादल से घिरा हुआ है, वर्षा हो सकती है, ठीक है। चलिए 97 है कि ऑल विजिटर्स खाली स्थान रिपोर्ट टू रिसेप्शन, तो ऑल विजिटर्स मस्ट रिपोर्ट टू रिसेप्शन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 98 नंबर को देखें, 98 नंबर सवाल आपका फ्रेंड्स की चूज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, ही सेड टू दीपू सिट डाउन, ठीक है। तो इसका क्या होगा, चूज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, इनका डायरेक्ट फॉर्म में पूछा जा रहा है, तो 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ही टोल्ड दीपू टू सिट डाउन, ही टोल्ड दीपू टू सिट डाउन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपको देखते हैं कि चूज द पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, डू यू नो हर, डू यू नो इसका पैसिव कह रहा है फ्रेंड्स, तो 99 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डू यू नो हर का इज सी नोन टू यू, इज सी नोन टू यू। इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखें, लास्ट सवाल है द सिनोनिम ऑफ, क्या है, इंट्रोगेट, इसका सामनार्थी शब्द पूछा जा रहा है। तो आपका इंट्रोगेट मतलब क्या होता है, पूछताछ करना होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, टू क्वेश्चंस होगा, टू क्वेश्चन में नहीं पूछता, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट था फ्रेंड्स, इसमें आपको मैथ का 8 से 10 प्रश्न इसको छोड़ें, बाकी से हम लोग डिस्क्राइब कर लिया फ्रेंड्स। तो आप लोग इत्मीनान से जो टॉपिक है फ्रेंड्स, जो टॉपिक कमजोर लग रहा है उसको देख लें, हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट देख लें, साथ में हिंदी का 10 प्रैक्टिस सेट इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, जहाँ पर आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, जीके जीएस का है, बायोलॉजी का भी 8 से 10 प्रैक्टिस सेट हाल में उसको अपलोड किए हैं फ्रेंड्स, वेबसाइट पे डालें, तो वो सब भी जा करके आप देखिए वेबसाइट पर फ्रेंड्स, फ्री ऑफ कॉस्ट। और फ्रेंड्स कल आप लोग इत्मीनान से जाके एग्जाम देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया, उसमें आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, और एक दूसरे से फालतू का चैटिंग नहीं करिएगा, आप जानकारी संबंधित आप लोग शेयर करिएगा बातें को। और प्लस में फ्रेंड्स जो भी प्रश्न आएगा कल के एग्जाम में, तो कल व्हाट्सएप ग्रुप में दीजिएगा फ्रेंड्स, तो कल शाम तक उसका सोल्यूशन मैं आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।